गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी को बाय बाय कह दिया है। मंगलवार को उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक बाद राज्य में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों की महागठबंधन सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि बिहार के लिए यह प्रयोग कोई नया नहीं है। 2013 में नीतीश के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में इस महागठबंधन ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। लेकिन 2 साल महागठबंधन सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी और एनडीए का दामन थाम लेना बेहतर समझा। अब एक बार फिर बीजेपी और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का यह प्रयोग दोहराया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता तो है, ज्यों का त्यों नहीं दोहराता। सो इस प्रयोग को भी पूरी तरह पुराने अर्थों में नहीं समझा जा सकता। और अगर नए ताज़ा संदर्भों में देखें तो बिहार में एनडीए सरकार का गिरना खास तौर पर बीजेपी नेतृत्व के लिए झटका माना जाएगा। इसमें सबक भी सबसे ज़्यादा उसी के लिए है। बीजेपी नेतृत्व पर पहले से यह आरोप लगाता रहा है कि वह गठबंधन के अपने सहयोगी दलों को समुचित सम्मान नहीं देती और येन केन प्रकारेण अपने प्रभाव विस्तार की कोशिशों में लगी रहती है। महाराष्ट्र में हालांकि विपक्षी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जिस तरह से वहां सरकार गिराई गई उसने बीजेपी नेतृत्व के तौर तरीकों को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगी दलों में भी आशंकाएं बढ़ाई। बिहार में जेडीयू की यह शिकायत पहले से रही है कि पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान के जरिए उसकी सीटें कम करवाने में बीजेपी का ही हाथ रहा है। अगर आरसीपीसी के जरिए उसी तरह की साजिश फिर से रचने संबंधी आरोपों को सच न माने तो भी यह सवाल तो बनता ही है कि बीजेपी नेतृत्व के आश्वासनों पर जेडीयू यकीन क्यों नहीं कर सका। इसका जवाब बीजेपी की उस आक्रामक रणनीति में निहित है जिसके तहत प्रदेश बीजेपी नेताओं की ओर से जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए असुविधाजनक हालात पैदा करने की कोशिशें लगातार की जाती रही। यही वजह थी कि पिछले दिनों पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह ऐलान भी बेअसर साबित हुआ कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ ही लड़ेगी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार को ही बनाएगी। वैसे हर पार्टी को अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है, लेकिन एक अहम सहयोगी और हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य विपक्ष के हाथों गंवाने के बाद बीजेपी को इसे लेकर गहन आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबलपुर के लॉर्डगंज में भैया लाल जैन पुजारी कपड़े की दुकान चलाने के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे थे। वह अपने व्यवसाय पर कम समय दे पाते थे, इसलिए अपने 17 वर्षीय पुत्र मुलायम चंद को दुकान पर बैठाकर स्वयं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। मुलायम चंद के मन में भी आज़ादी की लहरें दौड़ती रहती। वह भी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ दुकान का काम करते हुए क्रांतिकारी कार्यों में हिस्सा लेने लगे। मुलायम चंद अब खादी के कपड़े पहनने लगे। उन्होंने अपनी दुकान पर कई अखबार मंगवाने शुरू कर दिए। शाम के समय दुकान पर साथियों का जमावड़ा लगने लगा। सभी अखबारों में क्रांति की खबरें पढ़ते और उन पर चर्चा करते। खूब गर्मा गर्म बहसें होती और भविष्य की योजनाएं बनती। कुछ ही दिन बाद यह बात अंग्रेज पुलिस की नज़रों में आ गई। एक रात अचानक पुलिस मुलायम चंद को पकड़कर ले गई और उन्हें जेल में बंद कर दिया। बाद में पता चला कि एक आदमी पुलिस को चकमा दे रहा था और उसकी शक्ल मुलायम चंद से मिलती थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर भी पुलिस उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की, उन्हें घोर यातनाएं दी गई। यह क्रम लगातार 9 दिनों तक चला। जब उन्हें छोड़ा गया तो उनका शरीर इस योग्य नहीं रह गया था कि वह चल फिर सके। वह चबाकर खाना नहीं खा पाते थे। पेशाब में निरंतर खून आने लगा था। शरीर उठने बैठने में असमर्थ हो चुका था। 1 महीने तक इसी तरह वह जिंदगी और मौत से जूझते रहे। परिवार, मित्रों, समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों और डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बाद भी मुलायम को बचाया नहीं जा सका और 1943 की शुरुआत में आज़ादी का यह दीवाना 18 वर्ष की आयु में ही आज़ादी आज़ादी कहते हुए शहीद हो गया। उदारीकरण के बाद इकनॉमी ने बढ़ना शुरू किया और इसके साथ रिफॉर्म भी जारी रहे। बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी किए जाने हैं, विशेष रूप से प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन में, वरना हम ग्रोथ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जहाँ तक राजनीति की बात है तो लोकतंत्र की सच्ची भावना हमेशा रहनी चाहिए। सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर डायलॉग होना चाहिए। हम चीन की सरकार को देख ही रहे हैं। पहले वहाँ पर हर 10 साल में सरकार में बदलाव आता था और कम्युनिस्ट सरकार भी लोगों की बात सुनती थी। बाद में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने जिस तरह रुख अपना लिया तो वहाँ की इकनॉमी आज मेस में आ गई है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार लोगों की आवाज़ सुनती रहे। स्टॉप।